नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये सब क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और पूरा डिटेल से क्लास चल रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतने समय जो आपका टॉपिक चल रहा है संघ एवं राज्य क्षेत्र चल रहा है, हमने 3-4 वीडियो इसका डिलीवर कर दिया है, प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उसको देखेंगे, देन आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए कि वहाँ पर बैकग्राउंड है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर फैक्ट है, उसको समझेंगे, देन ये समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 1 में, और अनुसूची 1 से रिलेट करता है। पूरा संविधान का अनुच्छेद 1 क्या होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, पूरा डिटेल से बताया गया है। इंडिया क्यों जोड़ा गया, भारत क्यों जोड़ा गया, यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, अमेरिका के फेडरल से यूनियन ऑफ स्टेट किस प्रकार अलग है। फिर उसके बाद जो है अनुच्छेद 2 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के संघ के भीतर नए राज्यों का प्रवेश जब हम बाहर से करते हैं तो अनुच्छेद 2 का पार्ट बताया। अनुच्छेद 3 में बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना, ये जो है अनुच्छेद 3 का पार्ट। 4 में कहा गया कि 2 और 3 में जो भी प्रक्रिया की जाएगी उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो वो चूंकि साधारण बहुमत से किया जाता है। बहुत सारी चीजें हमने बता रखी हैं। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया हमने, हैदराबाद को किस प्रकार शामिल किया गया, जूनागढ़ को, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को किस प्रकार शामिल किया गया, पूरा डिटेल से बातचीत हमने किया है। एक एक क्रोनोलॉजी, एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट पर बात किया है, जाकर के उसको देखें। फिर ये देखेंगे। आज बारी है तार्किक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, तो एक हेडिंग डालिएगा, तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना। यहां पर एक हेडिंग डालिएगा, तार्किक तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ना कि यहां से आपके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब एक काम करना, जरा इसकी भूमिका आप समझिए कि इसकी प्रस्तावना क्या हो सकती है कि अंग्रेजों के द्वारा या औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों ने जो भी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया वो अपने हितों को ध्यान में रख करके किया। उन्होंने बहुसंस्कृतियों और बहुभाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण किया, राज्यों की स्थापना की। भारतीयों की संस्कृतियों, आर्थिक समस्याओं और भारत की भौगोलिक स्थितियों तथा जनता जनसंख्या या फिर वित्तीय स्थितियों को उन्होंने नजरअंदाज किया। आजादी के बाद तेजी से जब तार्किक आधार पर भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो जाती है, तो ऐसे में तमाम समितियां गठित की जाती हैं। यस्के धर समिति आती है, जेबीपी समिति आती है ना। फिर उसके बाद जो है आपका प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। तो कई समितियां आती हैं, तो यहाँ से समितियों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ जो है आपका राज्यों का गठन कब कब किया गया, किन किन राज्यों का, उसको लेकर के सारा कुछ इसमें समझेंगे। तो एक यहाँ पर भूमिका आप चाहें तो लिख सकते हैं, राज्यों के पुनर्गठन, तार्किक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन लिखना जरा। औपनिवेशिक शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल मतलब समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों के शासनकाल में। अच्छा, मैं ये क्यों लिखवाता हूं, इसलिए चूंकि मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स बनाने की सिचुएशन में ये सब लिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अपने हितों को ध्यान में रख करके, ध्यान में रखकर किया गया था। जबकि भारतीयों के
सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को या जरूरतों को लिखिए यहां पर। जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। तो एक आपने भूमिका यहां पर क्रिएट कर ली, और ये जो भूमिका आपकी बहुत अच्छी भूमिका है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या कर लिया बाबू, एक भूमिका यहां पर आपने क्रिएट कर ली, ठीक है। चलिए आगे। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर जब देश आजाद होता है तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो जाती है। लेकिन चूंकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना बड़ी समस्या की बात यह है ना, कि हर राज्यों में हर देश हर राज्यों के निवासी हैं वहां पर। जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार का भी बंदा है, तमिलनाडु का भी है, जम्मू कश्मीर का भी है। ऐसे आप महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सारे मतलब कि राज्य के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। तो केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक जो है विकास की धारा को बाधित करता है, प्रशासनिक मिशनरियों को बाधित करता है, कई प्रकार की जो है सिचुएशंस को बाधित करता है। भाई जो है अंतरराज्यीय जो है संबंध जो होते हैं, मतलब कि एक राज्य का दूसरे राज्य से, वो भी चीजें बाधित होती हैं। केंद्र राज्य संबंध भी बाधित होता है, राज्य राज्य संबंध भी बाधित होता है, विकास की धारा बाधित होती है। और जो एक सहकारी संघवाद का अवधारणा है, उसको भी बाधित किया जा सकता है अगर हम राज्यों के आधार पर गठन की मांग कर लें तो, ठीक है ना। तो राज्यों के आधार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग बहुत तार्किक नहीं है। तो यहां पर सुनना जरा, एक चीज है कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे हैं, तो एक चीज समझ में आता है कि एक भाषा एक राज्य जब होता है, तो इससे उस राज्य के जनता और सरकार के बीच नजदीकियां कम होती हैं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली को हो सकता है बढ़ावा दे, लेकिन एटलीस्ट अंतोगत्वा ये केंद्र राज्य संबंधों को, ये राज्य राज्य संबंधों को, ये विकास की धारा को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो लिखना जरा यहां पर, आजादी के पश्चात, आजादी के बाद भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई, तेज हो गई। यहां पर लिखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से, गठन से उस राज्य के भाषाई निवासी और सरकार के मध्य, के मध्य नजदीकियां कम होती हैं। नजदीकियां कम होती हैं, जिससे लोकतांत्रिक स्वरूप को बढ़ावा मिलता है। हालांकि हालांकि केंद्र राज्य संबंध, राज्य राज्य संबंध, संबंध
विकास की धारा आदि प्रभावित होती है। ये आपने एक भूमिका क्रिएट कर ली, ठीक है ना, राज्यों के जो है गठन की, तार्किक आधार पे राज्यों के गठन की। अब समझना जरा, आजादी की बात की सिचुएशन, देश जब आजाद हुआ तो तेजी से जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो जाती है। और जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज होती है तो इसके लिए समितियों का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि ये समितियां अब जांच पड़ताल करेंगी कि क्या वाकई अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देते हैं तो किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आएगी ना। तो इसके लिए समितियों का गठन किया जाता है। यश के धर समिति लाई जाती है, जेवीपी समिति लाई जाती है। उसके बाद जो है फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम जो है राज्य गठन आयोग लाया जाता है। सब कुछ जो है पूरा हम लोग बातचीत समझेंगे। तो एक काम करना जरा, भाषा के आधार पर लिखिए जरा हेडिंग के रूप में, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग। क्या? गठित आयोग। ये आपकी हेडिंग है। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर कुछ आयोग गठित किए जा रहे हैं। क्या गठित किए जा रहे हैं बाबू? तो आपने बताना है कि साहब यहां पर कुछ आयोग गठित किए जा रहे हैं। आयोग, और ये आयोग क्या कर रहे हैं? ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल, और किस चीज की जांच पड़ताल कर रहे हैं? कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक है, राज्यों का गठन ठीक है या नहीं। ठीक ना? ये इनका एक कार्य है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को ये समझना चाह रहे हैं कि सही है कि नहीं। अब इसके लिए राज्यों के गठन के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए अब क्या किया जाता है? आयोग का गठन किया जाता है। तो दो आयोग हम लोग साथ ही पढ़ लेते हैं। एक का नाम है यश के धर आयोग। क्या नाम है बाबू? यश के धर आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। एक कब गठित किया गया? तो यह जो है जून 1948 में गठित किया जाता है। कब गठित किया जाता है बाबू? जून 1948 में गठित किया जाता है। यश के धर आयोग किसकी अध्यक्षता में? यश के धर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? यश के धर की अध्यक्षता में। यश के धर की अध्यक्षता में। ठीक है ना? अब इसने क्या है कि अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो इसने अपनी रिपोर्ट में, या इसका जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में इसने क्या कहा? रिपोर्ट में इसने एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य का जो फार्मूला है, एक राज्य एक भाषा एक राज्य का फार्मूला अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया मतलब क्या है कि इसने कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही है वो ठीक नहीं है। इससे वित्तीय और प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इन्होंने कहा, यश के धर आयोग ने कहा कि इससे वित्तीय और प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ेगी। इससे वित्तीय और प्रशासनिक अव्यवस्था फिर अस्थिरता जन्म लेगी। ये यश के धर आयोग बोलता है। इसलिए ये बोला कि एक भाषा एक राज्य का फार्मूला क्या है? ठीक नहीं है। इसको अस्वीकार कर दिया गया, एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? नोट्स बना रहे हैं आप लोग? एक बार कमेंट वगैरह कर लिया करिए कि हाँ नोट्स वगैरह बना रहे हैं। मास्टर आपका इंतजार करता है कमेंट का। ठीक है ना?
फिर उसके बाद एक और जो है समिति गठित की जाती, आयोग गठित किया जाता है जिसका नाम है जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग। ये जो जेवीपी आयोग है, जे फॉर होता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी फॉर होता है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी फॉर होता है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये तीनों लोगों के निर्देशन में या तीनों लोगों के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया जाता है जिसको हम जेवीपी आयोग कहते हैं। और ये गठित कब किया गया, इसको क्वेश्चन पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। यस्केधर आयोग को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, डेट को लेकर के, और इसने क्या कुछ बोला, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका जेबीपी आयोग गठित किया गया और इसके डेट को लेकर के, प्लस इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो जेबीपी आयोग है, इस जेबीपी आयोग में, इस जेबीपी जो आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो इसका जो गठन है ये दिसंबर 1948 को किया जाता है। कब किया जाता है बाबू, दिसंबर 1948 को। लेकिन इस जेबीपी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है, ये अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। और इसने क्या कहा, इसने वही कहा जो यस्केधर आयोग ने कहा था। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक भाषा एक राज्य का जो फार्मूला है वो ठीक नहीं है। यहां पर लिखना जरा, एक भाषा एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य का फार्मूला इसने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। आपका जो निष्कर्ष होगा ये यही होगा, ठीक है ना। इसने भी तर्क दिया कि ना तो भौगोलिक स्थिति, ना तो जनसंख्या, ना तो वित्तीय स्थिति, ना तो प्रशासनिक स्थिति आप ले रहे हैं, केवल भाषा के आधार पर ये जो है प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो इसने भी अस्वीकार कर दिया। तो दो आयोग ने अभी तक आपने जाना, यस्केधर आयोग और जेबीपी आयोग। क्लियर है, यहां तक आगे चलें। अब एक काम करना, जरा क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़िएगा, क्रोनोलॉजी। अब आपका जो नेक्स्ट है, एक किरदार का नाम याद रखना है, एक पर्सनालिटी का नाम याद रखना है। लीडर होते हैं एक कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर, दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश के। इनका नाम होता है पोट्टी श्री रामल्लू। क्या नाम होता है बाबू, पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू क्या करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। और जबरदस्त इन्होंने जो है 57-58 दिन जो है भूख हड़ताल किया। और समस्या तब आई जब इनकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो चूंकि जनता का इमोशन बहुत ज्यादा इनके प्रति, अभी समझना जरा, जैसे संसद मार्च का आयोजन किया गया था पीपल लीग और भ्रष्टाचार को लेकर के, थाना आयोजन 20 जुलाई को, तो जबरदस्त आंदोलन चला, सरकार डरी, धर्मेंद्र प्रधान साहब को इस्तीफा देना पड़ा। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, इसकी प्रबल संभावना थी कि पूरे देश स्तर पर जो है एक जबरदस्त हिंसा और विद्रोह देखने को शायद मिल जाता। क्योंकि जनता का, चूंकि जो है बच्चों का और जो जागरूक वर्ग था उसका इमोशन जो है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही जो पोट्टी श्री रामल्लू थे, ये पोट्टी श्री रामल्लू एक अच्छे खासे लीडर थे कांग्रेस के, और कांग्रेस ही इनकी बात नहीं मान रही थी। जैसे आज बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों के कुछ कार्यकर्ताओं का भी घर टूटता है तो बाद में उनको दिक्कत होती है जब बुलडोजर एक्शन होता है। तो ऐसे तब जो है कांग्रेस का भी बात नहीं माना जा रहा था, है ना, कांग्रेस के लीडर के द्वारा कही गई बातों को। तो एक किरदार का नाम लिखिए, पोट्टी श्री रामल्लू, पोट्टी श्री रामल्लू। अब समझना जरा, ये क्या करते हैं, कहते हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का आप गठन करिए। किसके आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के
आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या करिए, गठन कीजिए। ये मतलब कि जो है पोट्टी श्री रामल्लू की मांग थी, डिमांड थी, ये मांग कर रहे हैं। और ये जो है इसके लिए क्या करें, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन जिसको हम क्या कहते हैं, भूख हड़ताल कह सकते हैं सामान्य भाषा में, ठीक ना। समस्या तब हुई कि ये 58 दिन तक, 58 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है, इस आमरण अनशन से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो समस्या है कि जनता का कहीं विद्रोह बड़े पैमाने पर ना हो जाए, क्योंकि देश अभी अभी नया नया आजाद हुआ है, अभी अभी मतलब कि नया नया आजाद हुआ, बहुत मासूम देश है, गरीबी बेरोजगारी चरम पर है, असमानताएं चरम पर हैं, है ना। तो सरकार को ये लगा कि कहीं यार विद्रोह ना हो जाए, दक्षिण भारत वाला पार्ट हमसे दूर ना चला जाए। ऐसे में जो है आनंद फानंद जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या किया। अच्छा, इनकी डेथ कब होती है, इनकी डेथ जो है 1952 में होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें 1952 की हैं। अब जब इनकी डेथ होती है तो 1953 में, मतलब कि 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है ताकि हिंसा से बचा जा सके, ताकि विभाजन से बचा जा सके, ताकि जो है अराजक तत्व की गतिविधियों से बचा जा सके। क्लियर यहां तक, किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। तो आपको एक फैक्ट पूछेगा कि तेलुगु भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य भारत का कौन था, तो आपने बताना है कि साहब वो आंध्र प्रदेश था। सबसे पहला ऐसा ऐसा है कि सबसे पहला जो है ये भाषा के आधार पर पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था, ठीक ना। और ये भाषा के आधार पर जो गठित किया गया तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। यहां तक क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं ना। चलें आगे। अब एक काम करना जरा, इसके बाद एक जो आयोग गठित किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आयोग गठित किया जाता है उसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। एक हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग डालिएगा, राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है एक कब गठित किया गया, 1953 में गठित किया गया, ठीक है ना। कब गठित किया गया, 1953 में। अब इसको लेकर के क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली की अध्यक्षता में ये जस्टिस थे, मतलब कि न्यायमूर्ति थे, जस्टिस फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। कुछ अन्य सदस्य भी थे, और सदस्य कौन थे, एक तो जो है हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे हैं के एम पडिक्कर। कौन है, के एम पडिक्कर। ये दो अन्य सदस्य, मतलब टोटल 3 लोग इसमें थे। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना बाबू। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये 2 सदस्य और थे, बाकी ये जो हैं ये क्या हैं, अध्यक्ष हैं इसके। और इसका गठन कब किया गया, तो आपने बताना है साहब, इसका जो गठन है ये 1953 में किया जाता है। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट कब देती है, तो ये रिपोर्ट जो है 1955 में देती है। कब देती है, 1955 में अपनी रिपोर्ट। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। चलें आगे। अब एक चीज समझना जरा, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो है
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के। अब इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ निष्कर्ष दिया। ये जो रिपोर्ट है ना इनकी, इस रिपोर्ट में कुछ इन्होंने निष्कर्ष दिया। क्या दिया उसको जरा समझना। रिपोर्ट, और रिपोर्ट का जो पहला पॉइंट था, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक ठोस और महत्वपूर्ण आधार है। ठोस और महत्वपूर्ण आधार है, बशर्ते भाषा के साथ साथ प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जनसंख्या और वित्तीय स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पहला पॉइंट इनका है। दूसरा पॉइंट इनका ये है कि जहां पर 70% से अधिक जनसंख्या केवल एक भाषा को बोलती हो, वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित है, प्रासंगिक है। तीसरा इन्होंने कहा कि संविधान सभा के द्वारा एक बार, मतलब कि इससे पहले की बात है, संविधान सभा के द्वारा आनन फानन में क्या किया गया, भाषाओं का वर्गीकरण किया गया, और उसमें जो है एक ब्रिटिश प्रांत के रूप में डिवाइड किया गया, वर्गीकृत, बड़े जो है देसी रियासतों के रूप में किया गया, छोटे देसी रियासतों के रूप में किया गया, और फिर जो है जो अर्जित क्षेत्र हैं उनके रूप में किया गया। तो इस वर्गीकरण को इसने समाप्त कर दिया, और वर्गीकरण ठीक भी नहीं था वो भारत के डायमेंशन से। बाकी इसने कहा कि संसद की अब जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दे, और जब कोई कानून होगा तो उस कानून के अंतर्गत जो है राज्यों का गठन किया जाएगा, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो इसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात की। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट, लिखना जरा। इसने पहला वाला पॉइंट, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का महत्वपूर्ण आधार माना। हालांकि भाषा के साथ साथ उस राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये आपका पहला पॉइंट है। इसने जो अपने रिपोर्ट में रिकमेंड किया वो पहला पॉइंट आपका ए है। तो यहां पर आपको समस्या देखिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मास्टर एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा है ताकि आपको वो चीजें मिले जो आपके एग्जाम के डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने लायक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इसने बोला, दूसरा पॉइंट बोला कि जिस राज्य में 70% से अधिक जनसंख्या एक ही भाषा बोलती है, उस राज्य में भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना तार्किक है। लिखिए जरा, जिस राज्य में 70% से अधिक जनसंख्या एक ही भाषा बोलती है, एक ही भाषा बोलती है, उस राज्य को भाषा के आधार पर गठित करना तार्किक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना। तीसरा पॉइंट लिखना जरा। तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? तीसरा पॉइंट ये है कि संविधान सभा ने राज्यों का वर्गीकरण कर रखा था।
कैसा वर्गीकरण? इसने वर्गीकरण कर रखा था कि ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो राज्य थे उनको जो है बड़े राज्य के रूप में या राज्यों के रूप में तब्दील कर रखा था। उसमें संयुक्त प्रांत था, एमपी था, बंबई था, मद्रास था, ऐसे ऐसे थे। और फिर कुछ बड़ी देसी रियासतें थी। बड़ी देसी रियासतें जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना। तो ये सब जो है देसी रियासतें थी और इन देसी रियासतों को बड़े देसी रियासत की, ऐसे कुछ छोटी देसी रियासतें थी जैसे त्रवणकर वगैरह था। फिर उसके बाद अर्जित प्रदेश था, ऐसे विभाजित किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा जो राज्यों का वर्गीकरण किया गया था उस वर्गीकरण को इसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। लिखना जरा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार्य। ये आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर? चौथा पॉइंट जरा लिखना। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये कहा गया कि संसद राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दे, एक्ट पारित कर दे, कानून ले आए और उस कानून के अंतर्गत राज्यों का क्या करे? निर्माण करे, स्थापना करे। वो ज्यादा सही होगा। लिखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ये 4 पॉइंट हैं और मुझे उम्मीद है कि चारों पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब एज वाला जो सेगमेंट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसको लेकर के सरकार उठाती है, बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमको लाया जाना चाहिए। बाकी और भी सारी चीजों को ध्यान में रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हमने इसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग कहा। क्या कहा? राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। बाकी ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्लस इसको कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। अब सरकार ने क्या किया कि संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर लिखना जरा, क्रोनोलॉजी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्रोनोलॉजी के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर लिखना जरा, संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, ठीक ना। और भाई इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये सब फैक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी सब कुछ पूछा गया है, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? राज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्य। और दूसरी तरफ इसका हम क्या लिखेंगे? गठन, कि कब इसका गठन किया गया। तो एक काम करना जरा, अब एक लिस्ट आप बनाएं, इधर लिखें कि कब कब किन किन राज्यों का क्या किया गया? गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए जरा, राज्य एक यहां पर रख लेते हैं हम लोग, राज्य।
और यहां पर हम लोग रख लेते हैं क्या, इन राज्यों का गठन कब किया गया। ठीक है, तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में आपसे बोलूं कि बाबू एक बंबई था पहले, बंबई, अब इस बंबई का विभाजन किया गया था, और बंबई का विभाजन कैसे किया गया था, दो राज्यों के रूप में, एक महाराष्ट्र के रूप में और एक गुजरात के रूप में, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। तो बंबई का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में किया गया, और एक कब किया गया, तो आपने बताना है कि ये 1960 में किया गया। कब किया गया, 1960 में। तो बंबई और महाराष्ट्र, सॉरी, गुजरात और महाराष्ट्र किससे निकला है, बंबई से निकला है। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया, 1960 में किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए आगे, यहां पर एक और राज्य लिखिए आप, उस राज्य का नाम है नागालैंड, नागालैंड। अच्छा, ये जो नागालैंड है ये असम से हुआ था अलग, असम से अलग हुआ था। ठीक है, अब इसका गठन कब किया गया, तो आपने बताना है कि साहब 1963 में किया गया। देखिए, हम 1960 पहले लेंगे, उसके बाद क्रोनोलॉजी पे आएंगे, 1963 पे आएंगे। क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। फिर उसके बाद आना जरा, उसके बाद हरियाणा, क्या, हरियाणा। अच्छा, ये जो हरियाणा है, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया है ना, 1966, और पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब भी बनाया गया और हरियाणा भी बनाया गया। और मजे की बात है कि दोनों की जो राजधानियां एक्सेप्ट की गई, दोनों की राजधानियां चंडीगढ़ एक्सेप्ट की गई। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हरियाणा, इसका गठन कब किया गया, तो आपने बताना है कि 1966 में किया गया। ठीक है, ऐसे आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, ऐसे आप किसको लेंगे, हिमाचल प्रदेश को आप लेंगे, और हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, 1971 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है क्रोनोलॉजी के रूप में, आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा, मिलान करने के लिए बोलेगा। फिर उसके बाद यहां पर आना जरा, ऐसे फिर कर लीजिए, और यहां पर कर लीजिए राज्य, और यहां पर कर लीजिए गठन। ठीक है, तो आपने क्या क्या किया, हिमाचल प्रदेश तक आप आए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद आइए मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक ना, मणिपुर, त्रिपुरा, एक कब गठित किया जाता है, 1972 में गठित किया जाता है। कब गठित किया जाता है बाबू, 1972 में। फिर उसके बाद आइए जरा नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय और गोवा। ये कब गठित किए जाते हैं, आपने बताना है 1987 में गठित किए जाते हैं। कब, 1987 में। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए आगे, यहां पर कोई एक और राज्य है, याद नहीं आ रहा, अभी बता देंगे बाकी। आइए जरा, वर्ष 2000 में समझना जरा, 2000 में 3 राज्य निकलते हैं। यहां पर ऐसे आप करिएगा 2000 में, और 2000 में 3 राज्य आपके निकलेंगे। एक तो 1 नवंबर को निकलेगा, एक 9 नवंबर को निकलेगा, और एक जो है 15 नवंबर को निकलेगा। मतलब कि 1 नवंबर 2000, ये आपको नवंबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, क्या, नवंबर, ए नवंबर, ए नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन किया गया, तो आपने बताना है साहब, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। किसका, छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद 9 नवंबर को किसका गठन किया गया, तो यहां पर झारखंड का गठन किया गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर को किसका गठन किया जाता है, तो ये जो है 15 नवंबर को उत्तराखंड का गठन किया जाता है, उत्तराखंड का। इतनी बातें क्लियर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2000 में तीनों का गठन हुआ। यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं ना। चलें आगे, अब एक चीज समझना जरा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर
फिर यहां पर लिखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये 2 जून 2014 को बना। कब बना? 2 जून 2014 को। फिर एक चीज आपको पता होगा कि अभी 2020 में ये न्यूज में काफी ज्यादा था। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी समझना, पहले दादर नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 26 जनवरी 1920 को क्या किया गया, एक अधिनियम ला करके कानून दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब नोट के रूप में थोड़ा सा यहां पर आपको आना है, और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है, जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं ना, कि जो जम्मू कश्मीर है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था अनुच्छेद 370 का, आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A, मतलब कि 35A इन द सेंस आर्टिकल 35A, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और फिर जो है जम्मू कश्मीर को एक जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार अगर हम बातें करें तो वर्तमान में कितने कुल राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो नोट में आप लिख लीजिएगा, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। और मजे की बात है कि इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र कहां पर है, तो अनुसूची 1 में है। कहां पर है? अनुसूची 1 में इनका जो है जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने चर्चा की आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से, आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब जाकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या करें, इससे मुझे मतलब नहीं। फिलहाल इस पर आधारित मैं आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू जो भी है उसको ले आऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा कि देखिए आपके AIAS में, PCS में और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मास्टर ने आपको पढ़ाया है वो आपके नोट से ही है, और जो आएगा वो भी आपके नोट से ही होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।